कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और फुल ऑन मजे चल रहे होंगे, है ना? और इसी मजे के पार्ट में आप सब पढ़ भी रहे हैं, राइट? सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज कॉर्पस फाउंडेशन और हम साथ में मिलकर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। तो मैं हूँ प्रियंका झा, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर, जिसके साथ आप बायो के जो भी चैप्टर्स हैं वो कवर कर रहे थे। एंड अगर आपको पता होगा तो हमने स्टार्ट कर दिया था अपने एक न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। खैर अब ये कोई न्यू चैप्टर रह नहीं गया क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी सारी चीजें जो है इस चैप्टर के तहत डिस्कस कर ली हैं, राइट? तो हमने देखा है अब तक क्या क्या देख लिया, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन हम करेंगे। तो हमने देख लिया कि ये होता क्या है ना? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्या है, राइट? इसकी नीड क्या है कि हमें क्यों चाहिए, राइट? और हमने ये देखा कि हम कैसे फूड रिसोर्सेज जो हैं उनमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, राइट? तो जब हाउ की बात आती है, जब हम कैसे की बात करते हैं, तो हमें ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि फूड रिसोर्सेज जो हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि या तो जो हम फूड है वो क्रॉप से अवेल कर सकते हैं या फिर जो लाइव स्टॉक है, राइट, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनसे अवेल कर सकते हैं। और इसी चीज के तहत हमने देखा कि जो हमारे पास ये क्रॉप या फिर जो लाइव स्टॉक अवेलेबल है, इसमें ये जो क्रॉप्स हैं, इस क्रॉप में हम कैसे कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, राइट? सो इसमें भी हमने स्टार्ट किया था कि अलग अलग टाइप के क्रॉप्स कौन कौन से हैं हमारे पास, कौन से सीजन में उगते हैं, राइट? उनकी नीड्स क्या है। और उसके बाद जब हमें ये पता लग गया था कि ठीक है हमारे पास ये क्रॉप्स हैं, तो इन क्रॉप्स की क्या नीड है, राइट? और इस बेसिस पे हम उनमें क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसी सिलसिले में जब हम क्रॉप की बात कर रहे थे बेटा, तो हमने देखा था कि क्रॉप ईल्ड को इंप्रूव करने के लिए ये जो 3 पैरामीटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने क्रॉप की वेराइटी इंप्रूवमेंट के साथ डील कर लिया था कि कैसे कैसे हम उसकी वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होंगे इसके अंदर, राइट, जिन्हें अगर हमने सही कर दिया तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो अपनी फसल है वो इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से, जिसमें हमने इससे पहले वाले सेशन में जो भी अपने इसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं क्रॉप को उगाने के लिए, राइट, उसकी प्रोडक्शन के लिए, उन चीजों से हम डील कर चुके हैं। और आज जब हमने प्लांट्स को खाना दे दिया तो ऑब्वियसली उन्हें पानी भी तो देना पड़ेगा ना, राइट? तो जैसे हमें खाना पानी दोनों चाहिए, तो हमने सेम वे प्लांट को खाना दे दिया। और आज हम बेटा डील करेंगे प्लांट्स में जो पानी की नीड है उसको कैसे पूरा करें इन ऑर्डर टू गेट द गुड प्रोडक्शन। तो जब हम प्लांट्स में वाटर की बात करते हैं, राइट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ऑब्वियसली वाटर अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब हम वाटर की बेटा बात कर रहे हैं, जो वाटरिंग टेक्निक्स होती हैं प्लांट के लिए, उसको हम कहते हैं इरिगेशन। और यही जो इरिगेशन है, दिस इज टुडेज टॉपिक, राइट? तो इसको ना ऐसे डाल देते हैं, यस, ये है अपना आज स्टार ऑफ द शो, ठीक है? सो इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में हम जानने वाले हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि क्रॉप प्रोटेक्शन जो है वो कैसे हो सकती है, क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किन किन चीजों से हमें एक्चुअली उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ये भी हम जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने इरिगेशन के साथ, राइट? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम इरिगेशन की बात कर रहे हैं, तो इरिगेशन बेसिकली ये सिस्टम है जिसमें कि हम प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, राइट? तो इरिगेशन में बेटा वाटरिंग टेक्निक्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, जिससे कि अपने सारे के सारे प्लांट्स को पानी मिल जाए। एंड इसकी नीड क्यों है, राइट? ये भी तो सवाल आएगा ना कि क्यों चाहिए हमें इरिगेशन सिस्टम, बारिश तो हो ही रही है ना? अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगर ये एक प्लांट है, इसको अगर वाटर चाहिए तो इसको वाटर जो है इधर डालेंगे एरो, है ना? इसको वाटर जो है वो कहां से मिलेगा? सॉइल से। और इस सॉइल को अगर हमें वाटर देना है तो सॉइल में वाटर तो जनरली रेनफॉल से आ जाती है ना, बारिश हो गई तो मतलब मिट्टी को पानी मिल गया, और जो मिट्टी में पानी है वही पानी तो प्लांट्स लेते हैं क्योंकि प्लांट्स के रूट्स में जाता है पानी, है ना? तो ये जब सिस्टम बना हुआ है तो हमें इरिगेशन मेथड्स क्यों चाहिए, हमें क्यों अलग से प्लांट्स को पानी देना पड़ रहा है? तो यहाँ पे ये भी तो सोचने की बात है ना कि बारिश पूरे साल नहीं होती,
है ना। ये जो रेनफॉल है बेटा, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट सफिशिएंट, राइट। ये जो रेनफॉल है ये सफिशिएंट नहीं है सारे के सारे जो अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनकी वाटर नीड को पूरा करने के लिए। तो जब रेनफॉल सफिशिएंट नहीं है तो ऑब्वियसली हमें क्रॉप तो उगानी है ना, और वो क्रॉप जब उगाएंगे तो उसके लिए जो पानी चाहिए, इसीलिए हमें इरिगेशन मेथड जो है वो चाहिए। ठीक है, इतना आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा कि हमें इरिगेशन की नीड क्यों है, राइट। जैसे कि हम अब तक जो है देखते आए हैं कि इरिगेशन का क्या क्या जो सीन है वो है, और इसको जरा सा साइड लगा देते हैं वरना ये बीच में रहेगा तो हम बाकी चीजें कैसे डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये चला बेटा अपने साइड, और ये सब आप लोग इजीली रेफर कर सकते हैं जब भी आपका मन करे, है ना। तो दिस इज समथिंग जो हमने अभी अभी जस्ट डील किया है, नया नया डील किया है, और आपको सबको समझ आ गया होगा, है ना। तो इसको जरा चलो यहीं लगा देते हैं साइड में, ये अच्छी चीज है और इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पे अब देखो, अगर हम बोलते हैं इरिगेशन, ऑब्वियसली क्योंकि रेनफॉल जो है वो सफिशिएंट नहीं है तो हमें कुछ और तो चाहिए ना। प्लांट्स को पानी हमें अलग अलग तरीके से देना तो है। अब जब अलग अलग तरीके से देना होगा तो ऑब्वियसली अलग अलग सिस्टम्स होंगे हमारे पास। तो उसी चीज में बेटा अपने पास ये जो 5 मेन मेथड्स हैं ये हैं फॉर द इरिगेशन। अगर हम एक एक करके देखें तो सबसे पहले आता है केनाल सिस्टम। इस केनाल को हिंदी में हम नहर कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर यहाँ कोई खेत है, यहाँ कोई खेत है, तो बीच में से ना पानी जो है वो जा रहा होता है ना, नहर जा रही होती है। तो ये जो नहर है यही केनाल जो है कहलाता है। और हम देखेंगे कि केनाल में एक्चुअली क्या होता है, हम क्या मीन करते हैं जब हम केनाल की बात कर रहे हैं। इसके बाद वेल्स, सबको पता है कि कुआं जो है ये वेल कहलाता है, कुआं जो है वो वेल कहलाता है। और ये जो कुआं है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ वाटर। ना कि सिर्फ इरिगेशन में, जो गांव के जो रूरल एरियाज में बेटा काफी ज्यादा लोग हैं जो आज भी इन्हीं वेल्स पे डिपेंड करते हैं, राइट। देन हम देखेंगे रिवर लिफ्ट सिस्टम। ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या है। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये हम देखेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है और क्यों चाहिए हमें। टैंक्स, टंका है ना, टंकी सबको पता है। तो टैंक्स भी जो है वो इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। एंड लास्टली ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, जो आप क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं, है ना, जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था अपनी बुक का जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन ही देखते हैं, राइट। तो वहां पर आपने ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो देखा हुआ है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आई होप दैट आपको होगा। अगर नहीं भी होगा ना, चिल करो, मजे मारो, कोई बात, मैम है यहाँ बताने के लिए, है ना। हमें पहले से ही अगर सब कुछ मैम पता तो हम यहाँ क्यों आते। अगर ऐसा आपका सवाल है तो बेटा जी डोंट वरी, यहाँ पे मैम आपको सब कुछ बताएगी जो भी नीड है ना। तो टेंशन नहीं लेना कि मैम हमें तो पता ही नहीं कि ड्रिप सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैम इज हियर, मैम विल टेल यू। तो मैम अब स्टार्ट करेंगी एक एक चीज को। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले केनाल सिस्टम से। देखो मैंने इसलिए आपके लिए यहाँ पे पिक्चर लगा दी है, ये चीज तो सबने देखी होगी, है ना। और ये अगर आप देखेंगे तो ये तो भाई मस्त सीमेंटेड लग रहा है। पुराने जमाने में क्या करते थे लोग ना कि नहर बना देते थे और उसमें ना साइड से मिट्टी को एकदम से कवर कर देते थे, चाहे थोड़ा सा ऐसे लिपापोती भी कर देते थे ताकि जब पानी जाए तो वो मिट्टी बह ना जाए, राइट। तो वो वाला भी एक केनाल हुआ करता था। और आजकल क्योंकि हम मॉडर्न हो गए, हमारे पास सीमेंट है, हमारे पास ईंट है, तो हम क्यों ना उन चीजों का इस्तेमाल करें। तो वैसे करके बेटा जी देखो खेतों के बीच से ना ये केनाल बनाया जाता है जिससे कि जो अपने खेत हैं उनमें पानी मिले, और पानी से क्या होगा, जो हमारी फसल है वो लहलहाती हुई उगेगी, एकदम हैप्पी हैप्पी अच्छी हमें ग्रोथ मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं कि केनाल सिस्टम क्या है। तो बेटा सबसे पहले तो ये मैन मेड रिजर्वॉयर्स होते हैं, नॉट एग्जैक्टली रिजर्वॉयर ऑफ वाटर, लेकिन ये जो है भले ही रिजर्वायर कह रहे हैं, रिजर्वायर्स में जनरली ना सुनते ऐसा लगता है कि पानी यहाँ रिजर्व करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है, ये पानी कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। रिजर्वायर ऑफ वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ठीक है।
तो ये हो गया अपना केनाल सिस्टम। अगर इसी में तुम थोड़ा और आगे चलो और तुम जानना चाहो कि भाई ये जो केनाल सिस्टम है इसको हम कैसे बोले, तो बेटा देखो ये ऐसा नहीं कि एक सिंगल सा केनाल है और यही बहता 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 जा रहा है। इसी केनाल में ना आगे चल के ब्रांचिंग होगी कि यहां से जो पानी है वो इधर वाले एरिया में भी जाएगा, वो इधर वाले एरिया में भी जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा इलैबोरेटेड और एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर्म करता है और बहुत अच्छा साबित होता है ये जब इरिगेशन की बात आती है। तो हम लिख सकते हैं दैट दिस इज समथिंग दैट इज एलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम। सो दिस इज समथिंग जो हमें केनाल सिस्टम में एक और चीज देखने को मिल रही है। अब इसी में तुम थोड़ा और अगर आगे चलोगे तो तुम बोलोगे कि मैम ये जो केनाल है, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे एक निकला हुआ है, वहां दो निकला हुआ है, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, राइट? तो इसमें बेटा अगर हम बोलेंगे तो यूजुअली क्या होता है, थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं और देखते हैं। हमारे पास होती है एक मेन केनाल, मतलब जो एक मेन नहर है जो यहाँ से आगे चल रही है। अब ये जो मेन केनाल है ये जब आगे आगे जाएगी तो ये थोड़ी सी ब्रांच होगी और ये फॉर्म करेगी ब्रांच केनाल। ठीक है, क्या फॉर्म करेगी? ये फॉर्म करेगी बेटा ब्रांच केनाल। अब ये जो ब्रांच केनाल है, ये जो ब्रांच केनाल है, ये जब आगे आगे जाएगा तो ये फॉर्म करने वाली है अपनी या तो डिस्ट्रीब्यूटरीज, मतलब कि जैसे नदियां होती हैं जब वो आगे आगे जाती हैं तो वो धीरे धीरे फैलती जाती है ना। तो केनाल्स जब बनाए गए थे ना, नदियों को दिमाग में रखा गया था कि कैसे जो नदियां हैं वो आगे चल के बट जाती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, राइट? तो ये अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बेटा फॉर्म कर सकते हैं, मतलब इन्हीं के, देखो ये जो अलग अलग हो रहे हैं ना, इनसे इन्हें ही हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, या फिर ये अलग अलग फील्ड्स में एंटर करेंगे तो उन्हें हम फील्ड केनाल्स बोलेंगे, राइट? और यही जो फील्ड केनाल्स हैं, ये फील्ड केनाल या तो सिंगल फील्ड में वाटर दे सकते हैं, ठीक है, कि कोई बहुत पैसे वाला है तो भाई वो बोलेगा चलो इसका एक डिस्ट्रीब्यूटरी मेरे खेत में लगा दो, है ना, तो वो खाली मेरे खेत को पानी देगा, वो एक सिंगल खेत को पानी देगा, तो उसे हम सिंगल फील्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड ये जो फील्ड केनाल है ये ग्रुप ऑफ फील्ड्स में भी पानी दे सकता है, ठीक है। इसी में ग्रुप ऑफ फील्ड्स यानी कि खेतों का अलग अलग जो ग्रुप है वो भी इंक्लूड हो सकता है। तो इसी को जैसे अगर हम देखें तो क्या क्या देखा हमने, हमारे पास है एक मेन केनाल जो कि बटके बनाएगी ब्रांच केनाल, इसी के डिस्ट्रीब्यूटरीज हो सकती हैं जिन्हें हम फील्ड केनाल्स भी कहते हैं, और यही जो फील्ड केनाल्स हैं ये सिंगल फील्ड में भी पानी दे सकते हैं और ये जो है ये ग्रुप ऑफ फील्ड्स में भी पानी दे सकते हैं, ठीक है। तो इतनी जी बात हो गई अपनी केनाल्स की, राइट। और अगर हम थोड़ा देखें तो ये जो केनाल्स हैं ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं उन एरियाज में जहां पे रिवर्स एंड ऑल नहीं है, राइट। और यहाँ पे फिर एक और सवाल आ सकता है कि मैम केनाल तो सबको पानी दे रहा है, केनाल में पानी कहाँ से आ रहा है ना, केनाल में पानी कहाँ से आ रहा है? तो बेटा केनाल में अगर हम बोले कि यहाँ कहाँ से पानी आएगा तो या तो ये रिवर्स से आ सकता है या फिर ये जो डैम होते हैं, डैम वगैरह से केनाल्स में पानी भेजा जा सकता है ताकि पूरे के पूरे गांव को या शहर को पानी इजीली मिल जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई जी अपने केनाल सिस्टम की। अब अगर हम आगे चलें तो अपने पास आते हैं वेल्स, कुआं, है ना। ये तो सबको पता है कि कुआं कितना ज्यादा यूजफुल होता है, राइट। तो जब हम बेटा वेल्स की बात करें तो अगेन आपको दो पिक्चर यहाँ पे बहुत इजीली दिख रहे होंगे कि ये एक तरीके का है और ये बोलोगे कि मैम ये तो देखा देखा है। जो भी गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं या फिर जिसने भी कभी मूवीज देखी है ना, तो उनमें ये चीज देखने को मिलती है, बहुत प्यारा लगता है ये, राइट। अगर कभी भी आप खेत में गए हो ना आपको ये पता होगा कि क्या है, और अगर नहीं पता तो प्लीज एक बार जाओ, देखो कि नेचर कितना सुंदर है और लोगों ने चीजों को कितना सुंदर जो है बना रखा है, राइट। तो इसी में अगर मैं वेल्स के लिए एक चीज बोलूं तो वेल्स जो है ना ये पता है कहाँ बनाए जाते हैं। अब पहले हम लिख देते हैं दैट constructed in areas with
इतना तो बता दिया मैंने कि ये कहाँ बनाया जाता है। ये बेटा उन एरिया से बनाया जाता है जहाँ पे जो वाटर सोर्स है ना वो एक्सप्लॉइटेबल हो, मतलब कि कोई गड्ढे वगैरह हैं जिसमें पानी काफी ज्यादा है, जो यूज तो किया जा सकता है बट क्योंकि वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है उसको लोग खराब कर सकते हैं या फिर वो किसी भी रीजन से खराब हो सकता है, राइट। तो जहां पे भी एक्सप्लॉइटेबल पानी का सोर्स है, राइट, वहां पे हम बेटा ये जो वेल्स हैं वो इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने वेल्स के कंस्ट्रक्शन की। अब जब हमने कंस्ट्रक्शंस की बात करी तो ये जो वेल्स हैं ये दो तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, जिसे हम बोल देंगे कि अपने पास दो टाइप के जो वेल्स हैं वो आ जाएंगे, राइट। तो दो टाइप्स की अगर हम वेल्स की बात करें तो ये तो मैंने बोला कि बहुत कॉमनली देखा होगा सबने, राइट। ये जो है ये बेटा कहलाता है डग वेल, ठीक है, इसको हम कहते हैं डग वेल। और ये जो है इसको कहते हैं ट्यूब वेल, राइट। सो अगर किसी ने देखा ना हो बट ये नाम तो जरूर सुना होगा कि हमारे पास ट्यूब वेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है, राइट। ये हो गई डग वेल, ये हो गया ट्यूब वेल। अब इन दोनों के बारे में भी एक एक करके जो चर्चा है वो शुरू करते हैं। अब जो ये डग वेल है, डग वेल में पानी कहाँ से आया, निकालते हुए तो सबने देखा होगा कि कुएं से लोग पानी निकाल रहे हैं, बट कभी ये सोचा कि इसमें पानी कहाँ से आ रहा है। तो जो डग वेल है, चलो थोड़ा सा ना यहाँ डिवीजन क्रिएट कर देते हैं, यस। अब जो डग वेल है बेटा, यहाँ पे जो पानी है ये जनरली वाटर बियरिंग स्ट्रेटा जो है, पहली बात तो हम वहीं पे बनाएंगे जहां हमें पानी दिख रहा है, वहां पे हम डगवेल की कंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब वाटर बियरिंग स्ट्रेटा वो एरिया जहां पे पानी ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहां पे हम खुदाई शुरू करते हैं और हम नीचे नीचे की तरफ जाते हैं जहां से कि जो भी पानी है वो उस एरिया में कलेक्ट होता जाए। और ये जो डगवेल्स हैं इनका बेटा अगर हम बेस की बात करें, राइट, अगर हम इसकी बेस की बात करें तो दिस इज समथिंग जो हमारे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उससे भी नीचे होता है, राइट। इट इज हैविंग वाटर बेस, जो पानी का इसका मेन बेस है ना वो ग्राउंड लेवल के भी नीचे होता है, बिलो दी ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। जो अपना ग्राउंड लेवल पानी, जमीन के अंदर पानी होता है ना उसके भी नीचे होता है, ताकि इजीली जो पानी है वो इसके अंदर आता रहे। और अल्टीमेटली अगर हम बोलेंगे कि ये लोग कैसे पानी एक्सेस कर सकते हैं, तो अगर हम बोले कि वाटर जो है वो लोगों के द्वारा या तो रस्सी यूज करके ऊपर खींचा जाता है, या फिर क्योंकि हमें खेतों में ज्यादा पानी चाहिए तो वहां पे बैल जो होते हैं, जो बुलक्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके पानी को बाहर खींचा जाता है, जिससे कि हमें इनफ अमाउंट ऑफ पानी मिल जाए और ये डायरेक्टली हम पौधों में डाल दें, ठीक है। तो वाटर इज एक्सेस्ड ईदर बाय यूजिंग रोप्स और बुलक्स, ठीक है, यानी कि बैलों को यूज करके भी हम ये कर सकते हैं। और आजकल तो क्योंकि हम बहुत एडवांस हो गए हैं तो इन वेल्स में भी बेटा मोटर लगा दी जाती है और मोटर के थ्रू जो पानी है वो डायरेक्टली बाहर आता है ना। जैसे ये वाले डग वेल्स है ना, डग वेल्स में ही मोटर कनेक्ट कर देंगे तो ट्यूब वेल जो है वो आ जाता है। तो एक बार अब ट्यूब वेल के भी थोड़े बहुत पॉइंट्स जो है हम देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो आपको पिक्चर से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि इसमें जो पानी है वो काफी, देखो, अपने आप डायरेक्टली फील्ड्स में पहुंच रहा है। और इसका कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे तुम्हें कुआं खुदा हुआ दिख रहा हो, है ना। ये जो है ये काफी अंदर तक जो है ये पाइप रहती है, मतलब कि इसका जो वाटर बियरिंग स्ट्रेटा है वो काफी डीप है। तो हम बोल सकते हैं दैट वाटर बियरिंग स्ट्रेटा इज वेरी डीप, ठीक है।
काफी ज्यादा डीप होता है ताकि जो पानी है वो काफी नीचे से हम बाहर की तरफ ला सके। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये कुआं खाली नहीं दिख रहा तो तुम रस्सी से पानी यहाँ नहीं खींच सकते, है ना, तुम यहाँ रस्सी से पानी जो है वो नहीं खींच सकते। तो आपको यहाँ पे बेटा मैकेनिकल नीड है, किसी मशीन की नीड है, किसी मोटर की नीड है। तो यहाँ पे जब लिखने की बात आएगी तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाटर है, water is pumped out, ठीक है, pumped out with the help of mechanical means, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो लाइक मोटर, ठीक है, मोटर लगा के हमने पानी ऊपर पंप किया एंड देन काफी सारा पानी जो है डायरेक्टली हमारे क्रॉप्स को मिल जाता है। तो बेटा ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर वेल्स। और अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे एंड जानेंगे अपने नेक्स्ट इरिगेशन मेथड के लिए जो हम फॉलो करते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही कहा था, ये काफी लोगों को लगेगा कि अरे ये तो न्यू सिस्टम है मैम, ये क्या होता है। तो अगर तुम इस नाम को देखो, क्या है ये, रिवर लिफ्ट सिस्टम। तो सिस्टम ही होता है, लिफ्ट ना ये वो नहीं है जो बिल्डिंग में हमको ऊपर ले दे और ऊपर ले जाने और नीचे लाने के काम करती है, राइट। ये लिफ्ट से अगर तुम मतलब जानो, भले ही तुम बिल्डिंग वाली लिफ्ट देख लो, बिल्डिंग वाली लिफ्ट क्या कर रही है, बंदों को ऊपर लेके जा रही है और नीचे लेके आ रही है ना। तो लिफ्ट का मतलब होता है चीजों को उठाना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, रिवर लिफ्ट सिस्टम, मतलब हम रिवर से कुछ उठा रहे हैं। और क्या उठा रहे हैं, ऑब्वियसली रिवर में पानी होता है तो पानी तो उठाएंगे, है ना। तो बेटा जब हम रिवर लिफ्ट सिस्टम की बात करते हैं तो रिवर लिफ्ट सिस्टम में जो वाटर है वो डायरेक्टली ड्रॉ किया जाता है। व्हाट वी कैन से इज वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन आउट मतलब कि बाहर निकाला जाता है, कहां से, फ्रॉम रिवर्स, ठीक है, फ्रॉम रिवर्स। पानी से ही डायरेक्टली हमने, रिवर से ही डायरेक्टली हमने पानी जो है वो निकाल लिया। और अगर आप ये पिक देख रहे हैं ना, ये पिक जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा वाला जो है लिफ्ट वाला सिस्टम है जो बनाया जा रहा है इरिगेशन के लिए। एंड इसका नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट, कि कौन सा इंडिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है और ये कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप बताएंगे। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है और इससे आपको एग्जाम्पल भी पता लग जाएगा कि रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या हो सकता है हमारे पास, राइट। अब यहां पे अगर बोले जाए कि ये कहां पे ज्यादा यूजफुल है, राइट, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अपना रिवर लिफ्ट सिस्टम है, रिवर लिफ्ट सिस्टम है जो बेटा, ये यूजफुल है उन एरियाज में जहां पे ऑब्वियसली केनाल्स का जो एक्सेस है वो डायरेक्ट नहीं है, राइट। जहां पे जो अपने देखो ये केनाल जैसा बनाया गया, ये तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जिसमें हम रिवर लिफ्ट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं और इसमें हम केनाल्स जो है वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिवर लिफ्ट सिस्टम की स्पेसिफिकली बात करें तो ये उन एरियाज में यूजफुल है जहां पे जो केनाल का फ्लो है वो इनसफिशिएंट है, मतलब इतने ज्यादा केनाल्स हम नहीं बना सकते। या तो वहां सबके खेत ही हैं, राइट, कि हम बीच से किसी के खेत से थोड़ा केनाल बना देंगे। जो पर्सन है जिसका खेत है या तो वो रेडी होना चाहिए कि वहां बना दिया जाए, या फिर आपके पास इतनी खुद की स्पेस होनी चाहिए कि वो चीज बनाई जा सके, राइट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि रिवर लिफ्ट सिस्टम इज यूजफुल इन एरियाज, ये भी लिख देंगे हम, इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो is insufficient, राइट। सो दिस इज समथिंग जो इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम की, राइट। और अगर एक और चीज बेटा बताई जाए इससे पहले वाले स्लाइड के बारे में, मतलब कि वेल्स के बारे में, तो वेल्स हमेशा वहां खोदे जाते हैं जहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो सलाइन ना हो। सलाइन का मतलब है कि सॉल्टी ना हो, मतलब कि मान लो जो अपने मुंबई वाले रीजन है या फिर जो भी बीच वाले एरियाज है जहां पे बीच है तो बीच का पानी तो
खारा होता है। तो वहां पे अगर कोई जगह बनी हुई है जहां पे लोग रहते हैं, वहां कुआं खोदा जाएगा, तो अगर आप नीचे नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत हद तक चांसेस है कि वहां पे जो ग्राउंड वाटर होगा वो सेलाइन होगा, वो मराइन वाटर होगा, मतलब कि सॉल्टी होगा, खारा होगा, राइट। तो ये चीज है दैट, चलो यहां लिख ही देते हैं, राइट, ये लिखते हैं हम, वेल्स आर constructed in regions where groundwater is not saline, मतलब कि खारा जो है वो पानी नहीं है। अब थोड़ा सा इधर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमको ताकि सारी चीजें सही से आ जाए, राइट। तो यस, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे हम, वेल्स का ई भी आ रहा है, हाँ। तो ये जो है इसको थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। लो, वेल्स के ई को तो साथ में ही जाना है, इसको कोई वो नहीं है, तो वापस यहाँ लिख देंगे हम, राइट। यस, तो ये चीज होगी बेटा जब हम वेल्स की बात कर रहे हैं, और मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपको बता दिया गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान में ये चीज हमेशा ही रखेंगे, ठीक है। ये हो गई जी इस चीज की बात, इसको भी थोड़ा सा सर्कल कर देते हैं ताकि आपको पता हो कि हमने यहाँ पे बात क्या की है। तो ये एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट वेल्स के लिए, दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है। तो ये थी वेल्स की बात। इसके बाद हमने बात कर ली अपने रिवर लिफ्ट सिस्टम की, कि हम ये कहाँ पे बना रहे हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं, और आपको होमवर्क में बताना है कि ये जो है ये इंडिया लार्जेस्ट मल्टीपर्पज वाला जो अपना इरिगेशन सिस्टम बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अपने पास नेक्स्ट आ जाते हैं टैंक्स, टंकी, राइट। जब हम बेटा टैंक्स की बात करते हैं तो ये जो टैंक्स है ना, ये यूजुअली आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे कहीं पे भी, और ये जो है ये बहुत स्मॉल स्केल पे रिजर्वॉयर का काम करते हैं, राइट। तो ये हम बोलेंगे तो ये क्या है, ये स्मॉल स्केल रिजर्वॉयर्स का जो काम है ये करते हैं, राइट। अब ये आपको फील्ड्स में भी दिख जाएंगे, आजकल तो घरों के ऊपर भी टंकियां होती हैं जिसमें पानी आ जाते हैं, राइट। तो देखो जो घरों के ऊपर टंकी है उसका जो फंक्शन है या फिर उसका जो पर्पस है, सेम पर्पस खेत में भी तो होगा ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमेशा बारिश नहीं हो रही, हमें चाहिए कि हम पानी स्टोर कर सके। अब जैसे कि पानी स्टोर करना है, अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा ऐसी टंकी अपने खेत में बिठाएंगे, राइट, या फिर इतने बड़े बड़े जो है वो बनाएंगे। इसमें क्या होता है, ये अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, ये जमीन के ऊपर इतना ही है पर ये जमीन के अंदर बहुत डीप होगा, राइट। इसमें क्या होता है कि हम ग्राउंड के अंदर भी टैंक्स बनाते हैं और हम उसमें वाटर स्टोर करते हैं ताकि जो पानी है वो पहली चीज इवेपोरेट ना हो जाए, यानी कि ऑब्वियसली तुमने पानी जमा करके रखा और वो इवेपोरेट होके उड़ गया सारा पानी, तो कोई फायदा ही नहीं उस पानी के होने का, है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे वाटर जो है वो डायरेक्टली ज्यादा कंटामिनेट भी नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पानी सही से हम ज्यादा स्केल पे जमा कर पाएंगे। जब जमीन के ऊपर तुम टंकी बनाओगे तो खेती कहाँ करोगे, है ना। तो इसीलिए टैंक्स जो है वो बड़े ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं जब हम बात करते हैं अपनी इरिगेशन की। और इसी में अगर हम लिखने पे आए कि ये जो टैंक्स हैं ये क्या कर रहे हैं, तो पहली बात बेटा ये बिल्ड किए जाते हैं, ठीक है, बिल्ड इन एरियाज हैविंग लो एलिवेशंस। ऑब्वियसली हम ट्राई करेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे टंकी बनाई है तो ये थोड़ा सा नीचे होता कि यहाँ से जब पानी बह के आएगा तो वो अल्टीमेटली इस टंकी में जमा हो जाए, राइट। तो लो एलिवेशन का मतलब ये है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ वो करते हैं ताकि पानी बह के इसके अंदर आ जाए। अब दूसरी चीज जो इस टैंक में एक और फेमस है, मतलब फेमस तो क्या इंपॉर्टेंट है अगर हम ध्यान में दें इस चीज को, तो वो ये है कि इसके अंदर जो आउटफ्लो है पानी का, राइट, मतलब कि आउटफ्लो ऑफ वाटर जो है कि पानी कितना बाहर जाएगा या कितना भरेगा, इट इज कंट्रोल्ड, राइट। ये बेटा कंट्रोल्ड होता है ताकि हम पानी की निकासी उसको देख सकें और अपनी मर्जी से जितना पानी हमको चाहिए वो ले सके। अदरवाइज टंकी भरती जाएगी और जो भी अपना
खेत है वो पूरे टाइम पानी में ही पड़ा रहेगा, हमें ये चीज नहीं चाहिए। तो इसमें या तो देखो आजकल जो टंकियां होती है, अगर आपने कभी टंकी देखी तो उसके अंदर बॉल्स जैसे होते हैं ना कि ठीक है इतना पानी भर गया तो वो पानी नहीं भरेगा, राइट। तो वैसा सा कुछ सिस्टम कर सकते हैं, या फिर कोई अलार्म वाला सिस्टम होता है, या फिर हम ये बोल देंगे कि इसमें पंप्स अरेंज होते हैं जिसकी वजह से वो पानी खुद ब खुद रुक जाता है, राइट। तो ये जो चीज है ना, इससे एक और प्रॉब्लम यहाँ अराइज होती है, वो ये है कि ये जो बेटा टैंक्स हैं, इसका मेन अगर हम ड्रॉबैक बोले, राइट, इसका अगर हम बोले कि इसका भाई ड्रॉबैक क्या है, तो इसकी वजह से जो वाटर है वो जरूरी नहीं है कि सही तरीके से पूरे खेत में बराबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कॉजेज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो आप इसका ये एक ड्रॉबैक याद रख सकते हैं। तो जनरली इसलिए हम टैंक्स जो है वो इरिगेशन के टाइम पे यूज नहीं करते, उल्टा टैंक्स को हम कब यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं बेटा अपने वाटर हार्वेस्टिंग की। कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब हमको बारिश का पानी बचाना होता है, ठीक है। इसी के साथ हम आ गए अपने नेक्स्ट इरिगेशन मेथड पे, जिसे हम ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। और जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि आप में से काफी लोगों को आइडिया होगा कि ये जो ड्रिप सिस्टम है या स्प्रिंकलर सिस्टम है ये क्या है, राइट। तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर आप ये डायग्राम देखें, ये जो डायग्राम है ये अपने ड्रिप सिस्टम की है, ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप से सोचो, ड्रिप से क्या हो रहा है, ड्रॉप ड्रॉप याद आ रहा होगा, है ना। तो अगर ऐसा कुछ याद आ रहा है तो बिल्कुल सही याद आ रहा है बेटा, क्योंकि इस ड्रिप सिस्टम में जो वाटर है वो देखो इन पाइपलाइन जो है वो बिछा दिए जाते हैं, और हर एक पाइप में जहां पे पौधा है वहां छेद होता है, और ड्रॉप ड्रॉप करके जो पौधों को है पानी मिलता रहता है, और कॉन्टिन्यूसली हम वाटर प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि प्लांट्स को पानी की कमी भी ना हो और हमारा भी फालतू का पानी जो है वो बर्बाद ना हो, है ना। तो इससे ये फायदा हो जाता है ड्रिप सिस्टम का। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, दैट वाटर इज प्रोवाइडेड इन ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर, ठीक है। और इससे क्या इंश्योर हो जाएगा, इंश्योरिंग लेस वाटर लॉस, ठीक है। पानी जो है हमारा कम बर्बाद हो, ये हम ध्यान में देंगे। इसके अलावा ड्रिप सिस्टम की वजह से अगर हम बात करें बेटा, तो पानी तो हम बचा ही रहे हैं, और जिन एरियाज में पानी की कमी है वहां पे ये काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं, वहां पे काफी ज्यादा इनका यूसेज है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलरेडी अगर हम बोल रहे हैं डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं जहां पे खेती बाड़ी कम हो रही है क्योंकि पानी कम है, अगर वहां पे अपने ड्रॉप सिस्टम लगाया, जो ड्रिप सिस्टम है वो लगाया, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देंगे, तो पानी अगर कम अवेलेबल था तो भी पानी जो है आपने वेस्ट नहीं किया, प्लांट को उतना पानी मिला जो उन्हें चाहिए था। और क्योंकि ये पाइपलाइन सिस्टम से पूरा कनेक्टेड है तो वाटर जो है वो ज्यादा इवेपोरेट भी नहीं होगा, तो पानी अल्टीमेटली कंजर्व ही होगा। तो आप लिख सकते हो यूजफुल इन ड्राई रीजन्स, ठीक है, जहां पे पानी की ऑलरेडी कमी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो आपको यहाँ पे पानी दिख रहा होगा कि फव्वारे जैसा पानी जो है वो पूरी जगह पे फैल रहा है, रोटेटिंग नोजल्स लगा दिए जाते हैं और वो नोजल्स कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं और पानी जो है वो सारे पौधों पे उड़ उड़ के पहुंचता रहता है। तो जब अगर आपने ये सिस्टम देखा है बेटा तो आपने बेसिकली स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो देखा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम स्प्रिंकलर सिस्टम, जो पानी देने की ही एक सिस्टम है, मतलब इरिगेशन की ही एक टेक्निक है जिसके अंदर जो वाटर है, राइट, जिसमें जो वाटर है इज प्रोवाइडेड थ्रू रोटेटिंग नोजल्स, थ्रू रोटेटिंग नोजल्स, एंड इससे पानी इजीली पहुंच जाता है। अगेन ये भी ड्राई रीजन्स में यूजफुल है और ये वाटर कंजर्वेशन के नज़र से भी बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है। जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम है ये दोनों ही बहुत अच्छे मेथड्स हैं बेटा जब हम वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे चलो ये भी लिख देते हैं, दैट बेस्ट इरिगेशन मेथड किस टर्म्स में,
in terms of वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, जब हम वाटर कंजर्व करने की बेटा बात करेंगे तब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो यहाँ तक बात हो गई अपने ड्रिप एंड इरिगेशन में जो भी स्प्रिंकलर सिस्टम है उसकी। अब हमने चलना है आगे और हमने देखना है कि ये जो इरिगेशन है, इस इरिगेशन के फायदे क्या क्या है, इसके एडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या होंगे। तो जब हम बात करेंगे इनकी एडवांटेजेस की, ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज, क्योंकि वाटर जो है वो हम पानी से क्या, पानी तो दे रहे हैं, तो वाटर जो है ये हम पौधों को प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो वाटर इज प्रोवाइडेड टू प्लांट्स और इससे क्या होगा, इनकी अच्छी ग्रोथ होगी, राइट। अब इस वाटर में बेटा अगर देखा जाए तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, राइट। तो अल्टीमेटली जब हम पौधों को पानी दे रहे हैं तो इस पानी की वजह से प्लांट्स की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नीड्स जो है वो भी पूरी होती है, राइट। तो हम लिख सकते हैं फुलफिल्स द नीड ऑफ हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन को बेटा हम H2 भी लिख सकते हैं एंड ऑक्सीजन को हम क्या लिख सकते हैं, O2, किसमें, इन प्लांट्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो भी नीड्स है प्लांट्स में ये उनको भी फुलफिल करेगा। अब देखो ये तो दो तरीके हो गए। अब जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी में हम पानी डाल रहे हैं, अब मिट्टी के अंदर कोई बीज है, राइट। तो उस बीज में जब पानी पड़ेगा तो वो अंकुरित हो जाएगा ना, वो स्प्राउट बनेगा और वो स्प्राउट आप खा जाएंगे। ये चीज नहीं है। जब हम मिट्टी में बेटा दबे हुए सीड की बात करते हैं, जब उसमें से छोटू सा प्लांट निकलना शुरू होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। तो ये जो इरिगेशन है यूजफुल है सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस में, राइट। यूजफुल इन सीड जर्मिनेशन प्रोसेस, राइट। और अगर बोले कि क्यों भाई, क्योंकि जो अपने सीड्स हैं वो बिना पानी के जर्मिनेट नहीं हो सकते। तो अगर आप क्रॉप्स लगाएंगे, आपने सोइंग की प्रोसेस से बीज तो लगा दिए लेकिन उन बीजों को पानी नहीं दिया, तो डू यू थिंक कि उनमें से पौधा निकलेगा, नहीं ना। तो इरिगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए। तो जल्दी से स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। हम क्या लिख रहे थे, यूजफुल इन सीड जर्मिनेशन प्रोसेस एज सीड्स do not germinate without water। ठीक है, तो ये भी एक फायदा हो गया अपने इरिगेशन का। तो तीन तो देखो हमने अब तक लिख लिए हैं, और अगर हम आगे चलेंगे तो इसकी वजह से, क्योंकि प्लांट्स में पानी है तो प्लांट्स को जब पानी मिलेगा तो ऑब्वियसली मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी तो उसी पानी के साथ जाते हैं ना। याद करो जब हमने टिश्यूज पढ़ा था, टिश्यूज में हमने देखा था कि हमारे पास जाइलम प्रेजेंट है और वो जाइलम क्या कर रहा था, वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो है उसको सप्लाई कर रहा था। तो पानी के साथ ही तो न्यूट्रिएंट्स बेटा साथ में आते हैं ना पौधों में। तो हम यहां लिख सकते हैं दैट अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम soil becomes easy, right। इससे थोड़ा easy हो जाता है और पानी जो है वो अपने साथ साथ प्लांट को न्यूट्रिएंट भी अल्टीमेटली दे देगा। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये काफी ज्यादा रिलायबल प्रोसेस है। रिलायबल इन रीजन्स, उन जगहों की बात कर लो, रीजन्स वेयर, कहां पे, वेयर जो बारिश है या तो वो कम है ना, रेनफॉल इज स्कैंटी का मतलब होता है बेटा लेस। ठीक है, ये मतलब पता लग गया, आज आपको नया वर्ड भी सीखने को मिल गया, राइट। तो रेनफॉल या तो कम है या फिर, ऑब्वियस सी बात है यार, सालों साल बारिश नहीं होती, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने बारिश नहीं हो रही, रोज बारिश नहीं हो रही। तो जब पानी नहीं है तो खेती कैसे होगी, राइट। तो जब इरिगेशन का प्रोसेस है तो खेती आराम से होगी। रेनफॉल इज स्कैंटी या फिर आप कह लो
और जो रेनफॉल है इट इज नॉट हैपनिंग ओवर द ईयर्स, राइट? सो दिस इज समथिंग वन मोर एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। और क्योंकि हम इरिगेशन कर रहे हैं, फार्मर्स को पानी इजीली ओवर द ईयर मिल रहा है, तो वो आराम से पूरे साल खेती जो है वो कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब वो खेती की बात आ रही है, राइट? उसको आइडल नहीं बैठना पड़ेगा बारिश के भरोसे कि ठीक है जब बारिश का सीजन आएगा तब मैं खेती करूंगा। अब क्योंकि उसके पास इरिगेशन के मेथड्स अवेलेबल है, वो इजीली कभी भी जो खेती है वो कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, cultivation of crop can be done over the year, ठीक है? और इसमें अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो एज फार्मर्स विल नॉट हैव टू रिलाई ओनली ऑन द रेनफॉल, राइट? तो बेटा ये हो जाता है एडवांटेज जब हम बात करते हैं इरिगेशन की। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से हमें जो है इरिगेशन का मेथड चाहिए, राइट? इसी वजह से हमें इरिगेशन चाहिए। और अल्टीमेटली जब प्लांट्स को पानी भी मिल गया, खाना हम ऑलरेडी दे चुके थे, तो वो तो हैप्पी हैप्पी ग्रो करेंगे और हमको बहुत बढ़िया फसल जो है वो मिलने वाली है, राइट? और अगर थोड़ा आगे चले, है ना, ये तो हो गया कि हम कैसे उन्हें पानी दे रहे हैं, इरिगेशन, राइट? इसके अलावा हमारे पास बेटा टेक्निक्स आती हैं वाटर ऑगमेंटेशन की। जब हम वाटर ऑगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम पानी को कैसे स्टोर कर सकते हैं, राइट? स्टोरेज हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे तो स्टोरेज से आ जाएगा कि ठीक है डब्बों में स्टोर करके रख रहे हैं। वाटर ऑगमेंटेशन का मतलब होता है कि पानी को अलग तरीके से हम कैसे रिजर्व कर सकते हैं। मतलब इरिगेशन टेक्निक्स तो है ही, इसके अलावा हम पानी को कैसे पा सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। तो बेटा देखो, एक टेक्निक है अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरी टेक्निक है अपने पास वाटर शेड मैनेजमेंट। और जब हम बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जो अपना रेन वाटर है ना, रेन वाटर इज कलेक्टेड, इसको हम कलेक्ट करते हैं एंड इसे हम स्टोर कर लेते हैं, राइट? स्टोर्ड फॉर इरिगेशन या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बेटा अपने काम के लिए भी कर सकते हैं। पर क्योंकि अभी हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड टर्म्स यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे इरिगेशन की बात करेंगे। अदरवाइज जो बारिश का पानी है वो तो हम अपने यूजेस के लिए भी बिल्कुल से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अपने रेन वाटर की। और अगर हम बोले तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, राइट, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अब किस चीज के लिए मैम इसको यूज कर सकते हैं हम, तो बेटा इस रेन वाटर को हम यूज कर सकते हैं जो अपना ग्राउंड लेवल में पानी है, जो ग्राउंड में पानी है उसका पानी बढ़ाने के लिए बार बार इस्तेमाल करोगे। वेल्स वगैरह हैं उससे इस्तेमाल करोगे, ट्यूबवेल इस्तेमाल करोगे, बोरवेल से इस्तेमाल करोगे, तो पानी तो घटते जाएगा ना, लेकिन जब बारिश होगी तो वही पानी आराम से मिट्टी में रिसते रिसते नीचे जाएगा और जो हमारा ग्राउंड लेवल है, जो ग्राउंड में वाटर का लेवल है वो बढ़ जाएगा, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेटा ये फायदा है और इससे ऑब्वियसली हम इरिगेशन तो कर ही सकते हैं। अब दूसरी टर्म आ रही है अपने पास वाटर शेड मैनेजमेंट, राइट? वाटर शेड मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, स्मॉल डैम्स जो होते हैं, स्मॉल डैम्स आर बिल्ट टू स्टोर वाटर। छोटे छोटे डैम्स हम बनाएंगे, राइट? बड़े वाला एकदम लार्ज स्केल डैम्स नहीं, छोटे छोटे हम डैम्स बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जो अपने वाटर शेड एरियाज हैं, राइट, मतलब कि जहाँ पे पानी जो है काफी ज्यादा या तो रिस रहा है या पानी आ ही नहीं रहा है, वहां पे हम इसको रोक सके। इन एरियाज ऑफ वाटर शेड, ठीक है, ऑफ वाटर शेड प्रॉब्लम, ठीक है? और इससे क्या होगा, ऑब्वियसली क्योंकि तुमने डैम्स बना दिए,
है ना, तुमने यहाँ पे जो डैम्स हैं वो बना दिए, तो इससे जो हमारा वाटर में प्लांट, नॉट प्लांट, जो पानी है, वाटर में पानी, वाटर जो है वो जब मिट्टी में जा रहा है उससे क्या होगा कि वो इजीली नीचे जाके बेटा स्टोर हो सकता है। अब जैसे रेत की बात कर लो, रेत में तुम कितना भी पानी डालोगे वो वहां नहीं टिकने वाला, राइट। तो जहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स है वहां पे हम छोटे छोटे डैम्स बना देते हैं कि चलो ठीक है, अगर पानी यहाँ से बह के भी जा रहा है तो हमने जो आगे डैम बनाया है वहां जाके सारा का सारा पानी जमा हो जाएगा और उससे हम यूज कर सकते हैं अपनी इरिगेशन प्रोसेस के लिए, राइट। तो जब हम वाटर शेड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये वाटर शेड मैनेजमेंट जो है बेटा वो बनाया है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वन कैन इंक्रीज दी पर लोकेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, ठीक है। पानी जो है वो मिट्टी में किस रेट से रिस रहा है उसे हम परलोकेशन रेट कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और फायदा है, वो ये फायदा है कि जब अपना जो रेन वाटर है वो ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ वाटर शेड की प्रॉब्लम है, पानी आया वो पानी बह जाएगा, तो अगर बारिश भी हो रही है तो वो पानी क्योंकि आगे बह के जाने वाला है तो सॉइल उससे खराब हो सकती है, राइट। सॉइल उससे बिल्कुल खराब होगी, क्योंकि जब पानी अपने साथ जाएगी तो वो जो भी ऊपर की मिट्टी की लेयर है वो अपने साथ बहा के लेके जाएगी, मतलब फर्टाइल लेयर तो गई, अब तुम क्या खेती करोगे, है ना। तो हमको ये चीज नहीं चाहिए, इसीलिए हम जो है वाटर शेड मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें हमने जगह जगह पे छोटे छोटे डैम्स बनाए कि ठीक है यहाँ जो पानी है वो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, राइट। तो ज्यादा लॉस नहीं होता। तो एक क्या हो गया, इंक्रीज द परलोकेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। इसके अलावा टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन ड्यू to surface run of water, of water की जगह ऑफ रेन वाटर लिखते हैं, ठीक है, ऑफ रेन वाटर, ठीक है। तो इसको भी हम इस तरीके से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थी बेटा, ये दो टेक्निक्स थी अपनी वाटर ऑगमेंटेशन की, जिसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिससे कि अल्टीमेटली हमारे पास ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो भी रिचार्ज हो रहा है और हम सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट कर रहे हैं। तो ये हो गई अपनी सारी की सारी वो चीजें जो इरिगेशन से रिलेटेड है, राइट। और ये बेटा हम पढ़ते हैं जब हम बात करते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इरिगेशन क्या होती है, इसकी एडवांटेजेस क्या होते हैं, और इरिगेशन में हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, जिसमें हमने डील किया केनाल सिस्टम के साथ, रिवर लिफ्ट सिस्टम के साथ, टैंक्स के साथ, राइट, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ भी, राइट। तो ये चीजें हमने देखी और लास्ट में हमने वाटर ऑगमेंटेशन देखा, जिसमें हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट था। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हो तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इससे ना मेरा लेक्चर डिलीवर करने का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट। एंड ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमें चीजें लिखनी भी होती है ना। तो अगर बेटा आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको बताया कि आप गूगल प्ले स्टोर से स्कोर प्लस ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे और वहां आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आप हमें ये क्या है, ये है टेलीग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम से आपको जो भी अपडेट्स हैं वो टाइम एंड अगेन मिलते रहेंगे और जो भी नोट्स हैं वो यहाँ से भी आपको इजीली मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, जिससे कि आपका ही बेनिफिट होगा, है ना। और तो आप क्या करेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे ताकि आप इस चैप्टर में और भी जो चीजें हैं वो हमारे साथ सीख सके। तब तक के लिए प्लीज स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।